हाँ, आज हम मेंढक की एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने शॉर्ट नोट का पूरा रिवीजन करा दिया था। मेंढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। भारत में पाए जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति है राना टिग्रिना। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियतापी कहते हैं, यानी पोइकिलोथर्मिक। मेंढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा। जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं, क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? इनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग में परिवर्तन की क्षमता होती है। इस क्षमता को अपन बोलते हैं छद्म वर्णता, कैमोफ्लेज। ये क्षमता है। और अगर रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अपन क्या कहते हैं? मिमिक्री या अनुकरण। ये जो क्रिया है, जो कर रहा है, इसको बोलते हैं मिमिक्री, और ये जो क्षमता है इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। आपने यह भी देखा होगा कि मेंढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। इस अंतरकाल में ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता, अगर शीत में गहरे गड्ढों में चला गया तो इसको हाइबरनेशन शीत निष्क्रियता, और ग्रीष्म में गहरे गड्ढों में चला गया तो इसको एस्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। बाह्य आकार की, क्या आपने कभी मेंढक की त्वचा को छुआ है? मेंढक की त्वचा श्लेष्मा म्यूकस से ढकी रहने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेंढक की ऊपरी सतह से हिंदी वाली एनसीईआरटी में थोड़ा गड़बड़ दिया है। ऊपरी का इसका मतलब है यहाँ जो बोल रहा है डॉर्सल सतह। डॉर्सल सतह का कलर होता है यूनिफॉर्मली सॉरी डॉर्सल सतह का कलर होता है ऑलिव ग्रीन, यानी धानी हरा, और जिसमें डार्क इनरेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं, मतलब अनियमित धब्बे पाए जाते हैं। हाँ, और नीचे की सतह मतलब वेंट्रल सतह की बात कर रहा है। अगेन एनसीईआरटी में गड़बड़ किया है, या वेंट्रल बोलना चाहिए था उसको, वेंट्रल मतलब अधर बोलना चाहिए था। ये होता है यूनिफॉर्मली पेल येलो। मेंढक कभी पानी नहीं पीता क्योंकि ये त्वचा द्वारा पानी का अवशोषण कर लेता है। मेंढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है और पूंछ और गर्दन का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं। आँख बाहर की ओर मतलब बल्ज होती है, बाहर की ओर निकली हुई होती है। वह निमेशिक पटल से ढकी रहती है ताकि जल के अंदर आँखों का बचाव हो सके। आँखों के दोनों ओर मतलब आइट साइड में कान को इंडिकेट करेगा टिम्पैनम, ठीक है। टिम्पैनम कान को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक्सटर्नल एयर्स उसमें होते नहीं है। ये टिम्पैनम इंटरनल एयर में आता है। कर्णपटल, टिम्पैनम या कर्णपटल उपस्थित होते हैं जो ध्वनि संकेत को ग्रहण करने का काम करते हैं। अग्रपाद तथा पश्चपाद चलने फिरने टहलने गड्ढा बनाने का काम करते हैं। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं, 4 डिजिट होते हैं फोर लिम्ब में, तथा पश्चपाद हाइंड लिम्ब में होते हैं 5 डिजिट, 5 उंगली होती है। और पश्चपाद जो होते हैं वो मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुलियां जल में तैरने, मतलब जो पश्चपाद में जो वेब्ड डिजिट होते हैं, मतलब उंगलियों के बीच में झाला जैसा होता है, झिल्ली होती है। झिल्ली युक्त अंगुलियां तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेंढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेंढक में आवाज उत्पन्न करने के लिए वाग कोश वोकल सैक के साथ अग्रपाद की पहली उंगली में नर मैथुनांग में जो कॉपुलेटरी पैड होते हैं पहली अग्रपाद की पहली उंगली में, ये चीज़ें मादा में नहीं होती। क्या? वोकल सैक और मैथुनांग नहीं होता। अब हम मेंढक की आंतरिक आकार की, मेंढक की एनाटॉमी की बात करेंगे। मेंढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, यहाँ संचरण तंत्र बस लिखा है, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह से परिवर्धित संरचनाओं एवं कार्ययुक्त होता है। मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। मेंढक मांसाहारी अतः इसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी, आहार नाल छोटी होगी। अब इसके आगे का पोर्शन समझने के लिए हमें पहले शॉर्ट नोट देखना पड़ेगा कि बात क्या है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली है कि मेंढक मांसाहारी होता है तो इसकी आहार नाल की लंबाई कम होती है। अब ये जो मेंढक है, इसका पहले मुख आता है, फिर मुख गुहा आती है, फिर ग्रसनी आती है, फिर ग्रसिका आती है, फिर अमाशय आता है, फिर आंत आती है। आंत का पहला भाग द्विडनम होता है और दूसरा भाग इलियम होता है। फिर आंत के बाद आता है मलाशय, और मलाशय के बाद आता है क्लोएका, और क्लोएका के बाद आता है अवस्कर द्वार। इसको क्लोइकल ओपनिंग बोल देते हैं, अवस्कर छिद्र। मेंढक ने अगर कोई अपनी द्विपाली जीभ से भोजन पकड़ा, मुख में गया, मुख गुहा में गया,
फिर ग्रसनी में गया भोजन, फिर ग्रसिका में गया। ग्रसिका के बाद वो आएगा अमाशय में। अमाशय में इसका अर्धपचित भोजन हो जाता है। ये एचसीएल और पाचक रस से काइम बन जाता है। काइम को ही अर्धपचित भोजन बोलते हैं। अब ये अमाशय के बाद वो जो काइम है वो जाएगा द्विडानम में। अब द्विडानम से क्या होता है, एक मूल पित्त वाहिनी आके जुड़ती है, कॉमन बाइल डक्ट आके जुड़ती है। और कॉमन बाइल डक्ट से 3 संरचनाएं जुड़ी होती हैं। यकृत जुड़ा होता है, गॉल ब्लैडर पित्ताशय जुड़ा होता है और अग्नाशय जुड़ा होता है। अग्नाशय क्या है, पाचक ग्रंथि है जो अग्नाशयी रस का स्राव करती है। अग्नाशयी रस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है, ये अग्नाशयी रस, ठीक है। और जो यकृत होता है ना, ये पित्त रस का स्राव करता है और पित्त रस संग्रहित होता है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। अब जो यकृत ने पित्तरस का स्राव किया, वो पित्तरस वसा का पाचन करेगा। ये जरूर याद रखना है कि पित्तरस वसा का पाचन कर रहा है और अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन कर रहा है। अब जो अग्नाशयी रस है और जो पित्त रस है वो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए द्विडानम में आ जाते हैं। और जो आंत है उसमें अंतिम पाचन होता है भोजन का, क्योंकि इसमें विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं तो वो पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ा देते हैं और इससे भोजन का अवशोषण होता है। और जो अपचित ठोस अपशिष्ट है वो मलाशय में संग्रहित हो जाता है फिर क्लोएका में चल जाता है और अवस्कर द्वार से, क्लोएकल ओपनिंग से बाहर हो जाता है अपचित भोजन। और क्लोएका है वो 3 चीज से मिलकर बनता है, गुदा, उत्सर्जी छिद्र और जनन छिद्र से मिलकर क्लोएका बनता है। अब हम पढ़ लेते हैं पहले शॉर्ट नोट के बाद एनसीईआरटी। इसका मुख गुहिका में खुलता है जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चल के आंत, मलाशय और अंत में अवस्कर क्लोएका द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है जो ग्रसिका तक जाती है। अब ठीक है, इसके बाद अगला वाला पोर्शन आएगा। यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है जो अग्नाशयी रस स्रावित करती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेंढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवार द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस द्वारा होता है। अर्धपचित भोजन को काइम कहलाता है जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है। जो काइम है ड्यूडेनम में जाता है ना, अमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। पित्ताशय से जो पित्त रस आता है, जो पित्ताशय मतलब जो पित्त गॉल ब्लैडर में संग्रहित पित्त रस होता है वो वसा तथा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्म अंकुर द्वारा अवशोषित होते हैं। अपचित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मेंढक जल व थल दोनों स्थानों पर 2 विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इनकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है, इससे त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़े के द्वारा श्वसन फुफ्फुसी श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक जोड़ी होगा, यहाँ पे आया नहीं है। फेफड़े एक जोड़ी लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो देह गुहा के वक्षी भाग में पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक त्वचा से श्वसन करते हैं। इसके ये जो परिसंचरण तंत्र वाला पैराग्राफ है ना, ये मेरे को बहुत घटिया लगता है और ऐसा लगता है कहीं जगह लेस इन्फॉर्मेशन है और कुछ जगह गड़बड़ ही कर दिया है, समझ में नहीं आने वाला पैराग्राफ है। तो इसके लिए बस शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं, उसमें काम हो जाएगा अपना। तो जो परिसंचरण तंत्र वाला पार्ट है ये है, इतना सा पार्ट है ही वहाँ पे इम्पोर्टेंट। इसमें जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है और वेल डेवलप्ड होता है। सुविकसित और क्लोज टाइप का परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है।
एक तो अपना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो पाया जाएगा और एक लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। लसिका परिसंचरण तंत्र और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। रुधिर परिसंचरण और लसिका परिसंचरण दोनों पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण में क्या होता है, हार्ट होगा, ब्लड वेसल होंगी और ब्लड होगा। और लसिका में लिम्फ होगी, लसिका होगी, लिम्फेटिक नोड होंगे और लिम्फेटिक चैनल होंगे। अब जो हार्ट होता है वो मस्कुलर संरचना होती है और देह गुहा के ऊपरी भाग में होती है। और हार्ट 3 चेम्बर होता है, इसमें 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है और कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। मेम्ब्रेन होती है, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। कार्डियम वर्ड हार्ट के लिए यूज होता है, तो पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है हार्ट। यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड में क्या एक ट्रायंगुलर संरचना होती है, इसको साइनस वेनोसस बोलते हैं। वो राइट एट्रियम में कनेक्ट होती है। डोर्सल साइड में जो पृष्ठीय हिस्सा है उसमें एक ट्रायंगुलर संरचना होती है जिसको साइनस वेनोसस बोलते हैं, वो राइट एट्रियम में कनेक्ट होती है। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेना केवा से साइनस वेनोसस में जाता है, फिर राइट एट्रियम में जाता है। और जो वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रल साइड हैज अ सैक लाइक होता है जिसको बोलते हैं कोनस आइट्रोसिस, वो वेंट्रल साइड में होता है, वो कनेक्ट टू वेंट्रिकल में कनेक्ट होता है। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो वह जैसे कि मतलब ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से कोनस आर्टियोसस में जाता है, मिक्स ब्लड। मतलब वेंट्रिकल में तो मिक्स ब्लड हो जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड तो वो लेफ्ट एट्रियम तक ही होता है ना, उसके बाद तो मिक्स हो जाता है। तो कोनस आर्टियोसस में वो मिक्स ब्लड जाता है और फिर बाकी ऐसे ही चलता रहता है, मतलब बाकी ऑर्गन तक पंप करेगा, फिर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, फिर मिक्स बन जाएगा, फिर वो मिक्स ब्लड कोनस आर्टियोसस में जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है। और पोर्टल सिस्टम की इसमें बात क्या है तो स्पेशल वेनस सिस्टम पाया जाता है इसमें। एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक तो अपने में भी पाया जाता है जो कि इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में होता है। और रीनल पोर्टल सिस्टम जो है कि लोअर बॉडी पार्ट्स मतलब पश्चपाद और किडनी के बीच में होता है। ये हुई भाई पोर्टल सिस्टम की बात। और लिम्फ क्या होता है पहले, लिम्फ, अच्छा लिम्फ बताने से पहले बता देता हूँ ब्लड। ब्लड कैसे बनता है, प्लाज्मा और सेल से मिलके बनता है इसका ब्लड। सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। जो इसकी आरबीसी होती है उसमें केंद्रक होता है, प्रेजेंट होता है। अब लिम्फ कैसे बनता है, लिम्फ अगर ब्लड से आरबीसी और कुछ लार्ज प्रोटीन को, कुछ बड़े प्रोटीन को हटा दिया जाए तो बची हुई चीज़ लिम्फ हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई है अपनी एनसीईआरटी से भी हो गई ये चीज़, इतना ही इंपॉर्टेंट है। उस पैराग्राफ में इतना ही इंपॉर्टेंट था जो कि करा दिया गया है। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट, अब ये अगला पैराग्राफ है। यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन के बारे में बताया गया है मेंढक के। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। बिल्कुल, उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी क्या होता है, वृक्क होता है, मूत्र वाहिनी होती है, एक जोड़ी वृक्क होता है किडनी, ठीक है, एक जोड़ी यूरेटर होगी, है ना, बिल्कुल, अवस्कर द्वार होगा तथा मूत्राशय होता है। पहले मूत्राशय लिख देता तो सही रहता, मूत्राशय और अवस्कर द्वार। ये जो किडनी है वो गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं, देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरु दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों, मूत्र जनन नलिकाओं या वृक्काणु, इसको नेफ्रॉन बोलेंगे या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे, तब बना होता है। मतलब इसकी इकाई जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, नेफ्रॉन ही तो होती है। नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है। नर मेंढक में क्या होता है, उसका क्रियात्मक संबंध होता है वृक्क और वृषण का। तो वृषण से जो स्पर्म निकलता है वो बीडर कैनाल में, मतलब इसमें किडनी में जाने के बाद, बीडर कैनाल में जाने के बाद वो मूत्र जनन नलिका बना लेता है। स्पर्म भी आ रहा है और मूत्र भी आ रहा है, इसलिए मूत्र जनन नलिका हो जाती है, मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्र वाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है, बिल्कुल। और मादा में क्या होता है, मादा मेंढक में मूत्र वाहिनी एवं अंड वाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। मूत्राशय है, एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पे होता है, अधर भाग पे स्थित है, जो अवस्कर में खुलता है। मेंढक यूरिया उत्सर्जी होता है, यूरियोटॉलिक होता है, इसलिए हाँ इसको यूरियोटॉलिक बोलते हैं। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा
वृक्क में पहुंचते हैं, जहां ये अलग अलग कर दिए जाते हैं, उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर शॉर्ट नोट देख लेंगे। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेंढक में पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन सिस्टम व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेंढक में कुछ मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां यहाँ पे है: पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल ग्लैंड ईटीसी होते हैं। तो यहाँ हिंदी में भी है। हिंदी में पीयूष, अवटू यानी थायराइड, परावटू यानी पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल काय, अग्नाशी द्वीपिकाएं, अग्नाशी द्वीपिकाएं बोलते हैं इनका पैनक्रियाटिक आइलेट्स को। अधिवृक्क यानी एड्रिनल और जनद यानी गोनेड। यहाँ पे तो ये होगा हार्मोनल समन्वय, ठीक है। और तंत्रिका की बात करें तो तंत्रिका में यहाँ देखना पड़ेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक में आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। सिंपैथेटिक जो कि फाइट और फ्लाइट के साइकिल को, रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो ईट और स्लीप को कंट्रोल करता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, क्रेनियल नर्व होती है और स्पाइनल नर्व होती है। 10 पेयर क्रेनियल नर्व की बात इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन किससे इनक्लोज्ड इन क्रेनियम से इनक्लोज होता है, और स्पाइनल कॉर्ड होती है वर्टिबल कॉलम से इनक्लोज होती है, मतलब कवर्ड होती है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन अब यहाँ से थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। फोर ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है ऑल्फैक्टरी लोब, इसको बोलते हैं घ्राण पालिका, एक पेयर होती है ये छोटे छोटे। उसके बाद आता है सेरेबल हेमिस्फेयर्स, ये भी 1 पेयर होते हैं, 2 होते हैं सेरेबल हेमिस्फेयर्स। प्रमस्तिष्क गोलार्ध, और एक ही होता है डायंसेफेलोन। अग्र मस्तिष्क पश, और मिड ब्रेन में आते हैं तो ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ये भी 1 पेयर होते हैं। अब हाइंड ब्रेन में आते हैं तो एक सेरेब्रम होता है, अनुमस्तिष्क होता है, और एक होता है मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा से फोरमन मैग्नन के द्वारा तंत्रिका निकलती हैं। तो फोरमन मैग्नन क्या होता है, महारंध्र। तो यहाँ मेडुला ओब्लंगेटा के रिस्पेक्ट में बात बोली है, पास थ्रू फोरमन मैग्नन महारंध्र से मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ता है। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम की बात। पढ़ लेते हैं अभी। केमिकल तक हमने पढ़ लिया था, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया था, मुख्य ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था, मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था। तंत्रिका तंत्र, अब तंत्रिका तंत्र में कैसा कि तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यहाँ पे इधर लिखा है कोष्टक में, यहाँ लिखना चाहिए था, तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से बनता है जे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र कपाली व मेरु तंत्र से, और स्वतंत्रिका तंत्र जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तंत्र से बनता है। और जो मस्तिष्क में है, मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं निकलती हैं। 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं तो मेरु रज्जु से भी निकलती हैं, पर यहाँ मस्तिष्क बस लिखा है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब मस्तिष्क के हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स, जिसको क्रेमियम बॉक्स कहते हैं, अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है मस्तिष्क होता है, वो 3 हिस्सों में विभाजित होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में घ्राण पालिकाएं 1 पेयर, युग्मित प्रामस्तिष्क गोलार्ध 1 पेयर, युग्मित मतलब 2 ही है, और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च, इसको डायंसेफेलोन बोलते हैं, होते हैं। मध्य मस्तिष्क में एक जोड़ी दृक पालिका ऑप्टिक लोब्स होते हैं, एक जोड़ी होते हैं बस। और पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क सेरिबेलम होता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ता है। मेंढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग होते हैं, जैसे सेंसरी पेपिला होते हैं, सेंसरी स्पर्शक बोलते हैं, स्पर्शक अंग है जो, और स्वाद के लिए होते हैं टेस्ट बर्ड्स, स्वाद कलिका। गंध के लिए होती है नाक की उपकल, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, और दृष्टि के लिए होती है नेत्र, श्रवण के लिए होती है कर्णपटल। इंटरनल एयर्स, आंतरिक कर्ण, बाह्य कर्ण इसमें अनुपस्थित होते हैं ना,
इन सब में आँखों और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिकाओं के सिरे पे कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेंढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र जो कि ऑर्बिट में होते हैं। ऑर्बिट यानी यहाँ जो गड्ढा लिखा है ना, वो ऑर्बिट होना चाहिए था, ऑर्बिट में होते हैं। ये साधारण नेत्र होते हैं और इसमें भाकर्ण तो अनुपस्थित होते हैं, ये पता ही था। केवल कर्णपटल ही बाहर दिखाई देता है। कर्ण एक ऐसे अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन बनाने का भी काम करते हैं। मेंढक में अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मेंढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जनन अंग एक जोड़ी पीले कलर के अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग में पेरिटोनियम के दोहरी वलय, जिसको मेजोरिकियम बोलते हैं, मेजोरिकियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्र वाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती हैं जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर से वृक्क में धंस जाती हैं। वृक्क में ये विडर नाल में खुलती हैं जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है। अब मूत्रवाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है क्योंकि वो स्पर्म भी आ गया उसमें और मूत्र भी आ रहा है, इसलिए मूत्र जनन वाहिनी कहलाएगी, जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती है। अवस्कर एक छोटा मीडियन चेम्बर है, मतलब मीडिएटर है, मध्य कक्ष है होता है जो उत्सर्जी पदार्थ मूत्र और शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। अब मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2,500 से 3,000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। भ्रूण का परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है, इसको टेडपोल लार्वा कहते हैं। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। मेंढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसलपाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हो गया मेंढक कंप्लीट। और एक चीज़ बस थोड़ा सा याद रखना हमें अच्छे से, ये वाला स्पर्म का जो मार्ग है वो हमें अच्छे से याद रखना। वासा फ्रेंशिया जो कि 10 से 12 होती है, वृषण से निकलती है। वृषण में स्पर्म बनता है, फिर वृषण से वासा फ्रेंशिया निकलती है जो कि 10 से 12 होती हैं और अपनी ओर से वृक्क में धस जाती। वृषण से निकल के वृषण से वासा फ्रेंशिया में आई, फिर वृक्क में आई और वृक्क से ये विडर कैनाल में जाती है और विडर कैनाल से यूरिनरी जेनिटल डक्ट में जाती है और फिर क्लोएका में ओपन होती है। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ के लिए याद रखना। बाकी चैप्टर कंप्लीट है।